नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड में हम कंपनियों के बिजनेस मॉडल का अध्ययन करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का कारोबार क्या है, कंपनी की भविष्य की योजनाएं क्या हैं और कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। ये सारा अध्ययन हम बहुत आसान और सरल भाषा में करते हैं। तो आइए आज की कंपनी का अध्ययन करना प्रारंभ करें। इससे पहले मेरी आपसे कुछ गुजारिश है। पहली गुजारिश ये है कि इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड सीरीज़ में जो भी एनालिसिस हम करें या मेरे किसी भी और वीडियो में जो भी मैं बात कहूँ तो उसे शेयर की खरीद या फ़रोख्त के बारे में कोई राय ना मानी जाए। आपको निवेश बहुत सोच कर समझ कर करना है, बिजनेस मॉडल समझना है, उसके बाद आपको शेयर खरीदने के लिए तत्पर नहीं हो जाना है। अगर आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल पसंद आता है या कंपनी पसंद आती है तो आपका काम ये है कि थोड़ी सी आप एक्सरसाइज करें कि कंपनी आगे क्या कारोबार कर सकती है या जो मैंने कहा है वो सही है या नहीं है, या आपके मापदंडों के हिसाब से आप थोड़ा स्टडी करके ये पता लगा लें कि आपके मापदंडों के हिसाब से वो सही कंपनी है या नहीं है। और फिर उसके बाद आप घात लगा के बैठें। जैसे शिकार की तलाश में एक टाइगर घात लगा के बैठता है और बहुत देर इंतज़ार करता है, वैसे उस शेर के लिए आपको बहुत देर इंतज़ार करना है। और मान लीजिए इस बीच में शिकार निकल गया, उसका भाव ऊपर चढ़ गया, वो आपके हाथ नहीं आया तो जाने दीजिए। ये शेयर्स जो हैं, ये किसी ने कहा है कि ये एयरपोर्ट पे जो टैक्सीज होती है ना, उसकी तरह है। एक टैक्सी जाएगी या छूट गई तो दूसरी आएगी, फिर कमा लेंगे, किसी दूसरे शेयर में कमा लेंगे। कौन सी ऐसी आफत आ रही है? तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखें। मुझे आप एक उस व्यक्ति की तरह समझें जिसको शादी ब्याह करवाने का शौक़ है। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं, तो हमारे मोहल्ले में आस पड़ोस में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको शादी कराने का शौक़ होता है और वो लड़के लड़कियों के बारे में जानकारी रखते हैं। मान लीजिए आपको एक कन्या के लिए वर की तलाश है, तो आप मेरे पास आते हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई मेरे विचार से इस लड़के में ये गुण और ये दोष हैं। अब डिसीज़न आपको लेना होता है किसी भी वर के बारे में या किसी भी संबंध के बारे में, अपनी बच्ची या बहन के बारे में, के वर के बारे में आपको जो निर्णय करना होता है वो तो आपको स्वयं को करना पड़ता है। मैं आपको एक फ्रेमवर्क, मैं आपको एक इनिशियल आपको आइडिया दे देता हूँ कि इसमें कंपनी में क्या अच्छाई है क्या बुराई है। तो आप अच्छाइयों को तो समझ लें, लेकिन जो मैं आपको कुछ रेड फ्लैग्स बताता हूँ या मैं आपको जो उसकी बुराई बताता हूँ या कमियाँ बताता हूँ, उस पर आपको अत्यधिक ध्यान देना है। ये नहीं कि आप अगले दिन गए और टर्मिनल पे और आपने या मोबाइल पे से आपने ऐप ऑन किया और शेयर खरीदने को तत्पर हो गए। नहीं, आपको घात लगा के बैठना है। आपको उतना ही ड्यू डिलिजेंस, उतनी ही सावधानी शेयर खरीदने में बरतनी है जितना आप अपनी बहन या बेटी के लिए वर तलाश करते समय सावधानी बरतते हैं। दूसरा, मेरा एक आपसे निवेदन है कि आपको अगर मेरे प्रयास पसंद आते हैं तो देखिए मेरी छोटी सी टीम है और वो बेचारे 2 युवा साथी हैं मेरे, 23 24 साल के। वो बड़े उत्साहित होते हैं जब हमारा चैनल, हमारे वीडियोस देखे जाते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं वो। तो मेरा निवेदन ये है, अगर आपको हम लोगों का प्रयास पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए, ये तो हुई मेरी बात। अब बात करते हैं कंपनी की। तो जो आज की कंपनी है उसका नाम है अशोका बिल्डकॉन। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल का अध्ययन करने का अनुरोध हमसे अमित गुप्ता जी, जिनका आईडी है अमित गुप्ता CC9FK, उन्होंने किया है। तो अमित गुप्ता जी, आपके अनुरोध पर प्रस्तुत है अशोका बिल्डकॉन का बिजनेस मॉडल। पहले ये समझ लेते हैं कि अशोका बिल्डकॉन किस बिजनेस में है। तो अशोका बिल्डकॉन कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है। अब आम भाषा में बोलें या सीधी सीधी भाषा में बोलें तो ये ठेकेदार हैं, बड़े ठेकेदार हैं। क्या बनाते हैं? ये रोड्स बनाते हैं ज़्यादातर। और क्या करते हैं? और इनका जो दूसरा मेजर काम है वो ये जो
पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है ना, उसको बिछाने में है, वो ये काम करते हैं। अब आप पूछेंगे ये क्या चीज़ है, ये जो अपन कभी आप अगर हाईवेज पे गए हो तो साइड में आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजली के बहुत बड़े बड़े टावर लगे हुए होते हैं और उनके ऊपर हाई टेंशन लाइन चलती हैं। तो वो जो लाइन का बिछाना है ना, वो उस एरिया में भी है। तो बेसिकली इनके दो मेजर सेगमेंट और भी करते हैं काम, लेकिन ये जो दो हैं ये इनके मेजर सेगमेंट हैं। तो कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस है ना, उसको पहले अपन समझते हैं कि इसमें परेशानियां क्या हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि कंस्ट्रक्शन का के बिजनेस में घुसना आसान है, जिसको एक मैनेजमेंट की भाषा में भी ये कहते हैं, इट हैज़ लो एंट्री बैरियर्स। तो घुसना आसान है, क्यों भाई, ठेका ही तो लेना है। अब आपको पता है ठेके कैसे मिलते हैं, और वो भी रोड्स के ठेके, सब जानते हैं, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी ठेकेदार हो वो आके एंटर कर सकता है। लेकिन एक जब से ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कंसेप्ट आया, वो मैं बताऊंगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या चीज़ है, पीपीपी मॉडल जिसको बोलते हैं, जब से ये कंसेप्ट आया तब से वो क्या है, टेंडर की जो शर्तें हैं ना वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई। तो उसमें क्या है, पहले आपको कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी इतना पैसा आपके पास होना चाहिए, इतने लाख करोड़ के आपके प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने हो, किए जाने होने। तो उसमें क्या है कि जब आप टेंडर में इस तरह की शर्तें रखते हैं तो जो छोटे प्लेयर्स हैं ना वो बाहर हो जाते हैं, तो बड़े प्लेयर्स ही उस फील्ड में रह पाते हैं और बड़े प्लेयर ही को ही ये टेंडर्स मिलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, इनिशियल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना वो कम होता है। मतलब जैसे मान लीजिए आप किसी मैन्युफैक्चरिंग में चले गए, तो आप मान लीजिए लोहे के पाइप बना रहे हैं, तो आपको पहले मशीन लानी पड़ेगी, मशीन लाने के साथ फैक्ट्री बनानी पड़ेगी और फिर लेबर लानी पड़ेगी और उसके बाद वो तैयार होगा। लेकिन यहाँ तो आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना है और काम शुरू कर दीजिए। आप ठेका ले लिया और काम शुरू कर दिया आपने, मशीनें ले आए। मशीनें तो बाद में ज़रूरत पड़ेगी आपको, जब ठेका मिल जाएगा तभी लाओगे ना, काम तो तभी शुरू होगा। तो इसमें इनिशियल जो आपकी कैपिटल है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वर्किंग कैपिटल जो है ना, मतलब डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो आपको काम चाहिए, जैसे आपको ठेका मिल गया तो उसके बाद आप सामान लाएंगे, आप उसके लिए मजदूर लाएंगे, तो पैसा तो आप ही को देना है शुरू में, तो बाद में मिलेगा आपको तो पेमेंट, ठीक है, टाइम बाय टाइम मिलता रहता है। जैसे थोड़ा, जैसे इतना 10% काम कंप्लीट हो गया तो पैसा मिल जाएगा, उसके बाद 15% हो गया तो मिल जाएगा, पैसा तो आपको रेगुलर मिल, लेकिन पैसा पहले आपको खर्च करना पड़ेगा, जब आप बना के देंगे तब आएगा। तो एक दिक्कत ये है। तीसरी दिक्कत क्या है कि लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है। तो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड का मतलब ये हुआ कि आपको थोड़ा लंबा टाइम, प्रोजेक्ट को बनने में टाइम लगता है। स्पेशली लंबी लंबी रोड्स अगर आपको बनानी है ना तो आपको लंबा टाइम लगता है। अब मान लीजिए कचौरी समोसे की दुकान है, तुरंत बना और शाम तक कैश का धंधा है, तुरंत आपके पास पैसा आ गया, फिर उस पैसे को फिर वापस आप कचौरी समोसे के बनाने में लगाओ, मैदा ले आओ और तेल ले आओ और आलू ले आओ और लेबर ले आओ और फटाफट बढ़िया गरम गरम समोसे बना के खिलाओ। यहाँ क्या है, आपको लंबा टाइम है। फिर ये जो जिस बिजनेस में है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, और वहाँ पर क्या होता है कि पेमेंट है, बजट नहीं है आज, है ना, बजट कब आएगा, पेमेंट ऐसा तो है नहीं कि तुरंत पेमेंट हो जाता है, टाइम लगता है। तो तब तक का खर्चा उस कंस्ट्रक्शन वाली पार्टी को ही या ठेकेदार को ही भुगतना पड़ता है। इसके अलावा ये तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर ओवरऑल की बात हो गई। अब मैं अगर आपको बात करूं कि कंस्ट्रक्शन में भी 3 मेजर पार्ट हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर अगर जो है ना उसमें भी 3 मेजर पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है वो है रियल एस्टेट। जो रियल एस्टेट जो हमने कंपनियां सुनी, DLF है, शोभा डेवलपर्स है और तरह तरह की कंपनी है, ये बड़े ठेकेदार हैं। तो रियल एस्टेट में भी क्या है, 2 तरह के रियल एस्टेट हैं। या तो आप कमर्शियल रियल एस्टेट में काम करते हो, यानी दुकानें बनाते हैं या मॉल्स बनाते हैं, तो और या फिर आप रेजिडेंशियल हाउसेस बनाते हैं। अब तीसरा तरह का वो हो गया जो रेजिडेंशियल भी बना लेगा और कमर्शियल भी बना लेगा, दोनों एरिया में होंगे। तो एक तो पार्ट या एक डिवीज़न कंस्ट्रक्शन का तो ये हो गया। डिवीज़न का मतलब एक सेक्टर तो ये हो गया, मतलब कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर कंस्ट्रक्शन सेक्टर। दूसरा जो होता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में क्या आता है, जैसे वो कंपनियां जो रोड्स, पोर्ट्स, ब्रिजेस ऐसी चीज़ें बनाती हैं, या पाइपलाइंस, जो पानी की पाइपलाइंस आपको डालनी है, गैस की पाइपलाइंस आपको डालनी है, तो वो जो होता है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दूसरी तरह की कंपनीज वो होती हैं। और जो तीसरी तरह की कंपनीज होती हैं
वो है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, वो कंपनियां आती हैं जिन कंपनीज में कोई, आपको रिलायंस को मान लीजिए जामनगर में रिफाइनरी लगानी है, तो ना वो रियल एस्टेट वाले को बुलाएगा और ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले को बुलाएगा। वो जो ये जो इंडस्ट्रियल वाला है ना, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन वाले जो लोग हैं इनको बुलाएंगे, जैसे L&T, तो वहाँ से उनको बुला के अपनी रिफाइनरी जामनगर की, ऐसे L&T ने एग्जीक्यूट किया था वैसे ये प्रोजेक्ट। तो ये जो सेक्टर है तीसरा, उसमें जैसे पावर प्लांट हुआ, बिजली बनाते हैं जहाँ पर, तो बिजली का जो पावर प्लांट है वो, या रिफाइनरी हुआ, या फैक्ट्रीज़ हुई, बड़ी फैक्ट्रीज़ हुई, छोटी फैक्ट्री जो भी है, तो वो इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट में। तो ये तीनों अपने अपने स्पेशलाइज्ड एरियाज़ हैं। तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो केवल रियल एस्टेट में काम करती हैं, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो खाली इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती हैं, और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में काम करती है। अब मैं अगर कंपनी की बात करूं अशोका बिल्डकॉन की, तो ये बेसिकली PPP प्रोजेक्ट्स बनाती है। अब ये PPP क्या हुआ, देखिए PPP का पूरा नाम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब आप समझिए, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट का मतलब है कोई कंपनी, प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक और प्राइवेट यानी सरकार, और जब प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट कंपनी या कोई व्यक्ति मिल जाता है तो उनके सहयोग से जो प्रोजेक्ट बनता है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहलाती है। अब इसका कारण क्या है, देखिए भारत जो है ना वो विकासशील देश है और उसको अपने आप को ग्रो करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, लेकिन भारत की या भारत जैसे देशों की बहुत समस्याएं भी है। एक समस्या ये है, पैसा नहीं है। अब पैसा क्यों नहीं है, देखिए गरीबी पहली बात तो इतनी है, तो हम समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनमें को भी देना है, स्कूलों को देना है, हेल्थ को देना है, फिर मिलिट्री को देना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो व्यापार नहीं होगा, लोगों को सुविधाएं नहीं होंगी। तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये कहते हैं भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो आप, वो ये प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करते हैं, ये कहते हैं कि भाई हमारे लिए आप ये काम करके दे दो, हम पैसे दे देंगे, जैसे जैसे उसका फ़ायदा आएगा वैसे वैसे हम इसको आपको पैसा दे देंगे। तो इसमें भी PPP में भी 3 तरह के मॉडल हैं, वो मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा। पहले आप एक नाम सुन लीजिए। एक मॉडल है, ये मॉडल का मतलब क्या है, मतलब वो जो साझा करते हैं ना, कैसे पैसा दिए आप, जब हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब साझा, तो हमने पब्लिक यानी सरकार की और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप हो गई, तो उसके बाद जब उनकी साझेदारी हो गई तो कौन कितना पैसा लगाएगा, पॉइंट नंबर 1, और जो लाभ मिलेगा तो वो किसको कैसे मिलेगा, बस ये अध्ययन करना है। पहले अपन एक नाम सुन लेते हैं और उसके बाद इसको एक उदाहरण से समझेंगे और फिर इनको डिटेल में समझेंगे। तो ये जो कंपनी है अशोका बिल्डकॉन, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कुछ समझाया मैंने आपको। इसके बाद ये समझते हैं कि इसमें मॉडल क्या है, कि पैसा कैसे आता है। तो पहला मॉडल है EPC, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। दूसरा मॉडल है BOT, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। और तीसरा मॉडल है HAM, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। देखिए आप घबराइए मत, आप ये जो मैंने आपको कई बार बताया कि जो शब्दावली होती है, मैनेजमेंट की शब्दावली या इंजीनियरिंग की शब्दावली, वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, और पता नहीं क्यों उसको या तो डिफ़िकल्ट बनाया जाता है या क्या कारण है, लेकिन उसका अर्थ कुछ भी नहीं होता है। हम कॉमन सेंस उसका लगाएंगे ना तो आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। देखिए EPC क्या हुआ, EPC समझने, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। तो EPC में क्या होता है कि एक ठेकेदार, आपको मकान बनवाना है, तो एक आपने कहा ठेकेदार को बुलाते हैं, तो ठेकेदार आपके पास आया, आपने उससे कहा कि भाई देखिए मुझे क्या है, 3 कमरों का मकान चाहिए, इसमें अटैच लैट बाथ चाहिए, मुझे इधर किचन चाहिए, वास्तु के हिसाब से चाहिए, आगे लॉन चाहिए, पीछे खाली जगह चाहिए, साइड में मेरे को सेट बैक चाहिए, जो खाली जगह छोड़ते हैं वो, और इस तरह की एलिवेशन चाहिए, मतलब उसका फेस जो फ्रंट उसका वो मुझे ऐसा चाहिए, ठीक है ना। तो आप तैयार करके लाओ, कर दोगे? वो कहेगा हाँ कर दूंगा। तो वो क्या है, डिज़ाइन बना के लाता है, लेआउट बना के लाता है, फिर वो आर्किटेक्चर वाला जो मॉडल है
वो एक बना के लाता है, आपको पसंद आ जाता है, भाई कितने में, भाई 2 करोड़ में, डन। कितने कब बना के दे दोगे, कि सब 2 साल में बना के दे दूंगा, डन, करो। अब आपका काम क्या है, 2 साल बाद आपको वो चाबी पकड़ाएगा, आप उसको 2 करोड़ रुपए पकड़ाओगे, यही है। बीच में डिज़ाइन वो करेगा, यानी नक्शा वो बनाएगा, ठीक है, माल वो मटेरियल वो लाएगा, उसके बाद उसको बनाएगा, वो सारी फिनिशिंग कर करा के आपको पकड़ा देगा, आप उसको 2 करोड़ रुपए दे दोगे। तो ये है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट। आप तो ईपीसी समझ लीजिए, ठेकेदारी, प्योर ठेकेदारी, माल, जिसको अपन कॉमन लैंग्वेज में ये बोलते हैं माल मटेरियल सहित ठेका, वो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है। तो एक तो तरीका ये हुआ। इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि आपने तो तय कर लिया कि भाई 2 करोड़ रुपए में दे दूंगा मैं आपको, बट बीच में अगर दाम बढ़ गए, तो माल मटेरियल के दाम बढ़ गए, तो वो ठेकेदार का हेडेक है। और जो दूसरी रिस्क है, अगर मान लो समय से ज़्यादा काम लग गया, 2 साल का कहा था, 2.5 साल लग गए, वो तो खोपड़ी पे आपकी चढ़ जाएगा वो तो क्लाइंट, तो ठीक है। और जैसे जैसे आपकी टाइम बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी कॉस्ट भी बढ़ती है आपकी प्रोजेक्ट की, तो वो आप ही को भुगतना है, वो तो 2 ही करोड़ देगा आपको, ठीक है। तीसरी बात जो है, अगर आपने ये असेसमेंट करने में गलती कर दी कि 2 करोड़ का काम है या नहीं है, मान लीजिए वो 2.25 करोड़ का काम है, वो आप ही को भुगतना, क्योंकि आपको 2 ही करोड़ मिलेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका पहले। तो ये सारी रिस्क आपकी है। दूसरा जो मॉडल है, देखिए ये फर्स्ट मॉडल है, ये दूसरा मॉडल है बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफ़र। अब इसको भी उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक मकान बनाना है, बट पैसे नहीं है आपके पास, तो यही मकान में पैसे तो नहीं है, तो वो कहता है यार एक काम कर ठेकेदार, तो यार तू बना ले, ठीक है। अब जो तेरे पैसे हैं ना, तो इसको किराए पे चढ़ा देना, तो इसको किराए पे चढ़ा दे, और ये 2 करोड़ है ना, जब तक तेरे किराए पे चढ़ाने से 2 करोड़ वसूल नहीं है ना, जब तक तू इसको रन कर, मेंटेन कर, सब कुछ कर, और जब ये किराया, जब तेरे 2 करोड़ वसूल हो जाए ना, तब तू मुझे वापस दे देना। ये बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफ़र। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि किराएदार नहीं मिला, या किराएदार का जो एस्टिमेशन किया आपने कि भाई ये इतने दे देगा, और किराए मान लो वहाँ पे कुछ कोटा जैसी स्थिति हो गई। कोटा में जानते हैं ना क्या स्थिति हो रही, कोटा में लोगों ने बिल्डिंगें खड़ी कर ली, और बच्चों के लिए कि है ना, ये बच्चे हमारे जेई और नीट की कोचिंग करने आएंगे, तो हम इनको दे देंगे, तो हमारे तो ये जितने हमने लगाया उससे ज़्यादा तो किराए से वसूल हो जाएंगे। बट हुआ क्या, कोई सुसाइड हो गई, कुछ ऑनलाइन कोचिंग हो गई जब से कोविड के बाद, तो उनकी हालत ख़राब हो रही है, पैसे चुकाने के लिए नहीं है। उधर तो वो तो लेगा ना आपसे, जिससे आपने लोन लिया है, जिससे भी आपने पैसा लेके आए हो और ये कंस्ट्रक्शन किया है, वो थोड़ी ये कहेगा कि भाई आपके ग्राहक नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूँ, भाई किराएदार नहीं आ रहे तो मैं क्या करूँ, मेरे को तो पैसे तो दे। ये दिक्कत है। तो ये वाला जो फर्स्ट मॉडल है, इसमें बोलते हैं बीओटी का टोल मॉडल। भैया आपको मैं रोड बनाने का ठेका दे देता हूँ, पैसे ले आओ आप, मतलब सरकार कहती है इनसे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे, जो भी बिड करता है, जो भी उस पर बोली लगाता है कि मैं बना दूंगा, भाई तू बना देगा ना, तो एक काम कर, ये जो इतने से लंबी 5 किलोमीटर की रोड है, तू बना दे, और बनाने के बाद तू इसको चला, मतलब, और इससे टोल ले लोगों से, और जब तेरी पूरी टोल से तेरी कॉस्ट की भरपाई हो जाए ना, 20 साल 25 साल में, तो ये हमें वापस दे देना ये रोड। मतलब उसमें रोड वापस देने का मतलब, थ्योरेटिकल वापस देने का मतलब है कि इस रोड पे तू 25 साल तक टोल वसूल करके ये जो तूने खर्चा किया ना, ये पैसा तू निकाल ले। वही किराएदार वाली बात कि किराए से निकाल ले, तो वो निकाल लेगा। तो ये टोल मॉडल हुआ। अब मान लीजिए आपका जो ठेकेदार है ना, वो तो बड़ा होशियार है, वो कहता है यार ग्राहक आएगा कि नहीं आएगा, वो किराएदार आएगा कि नहीं आएगा, मुझे क्या पता, और मैं काहे को ये रिस्क मोल लूँ। तो वो ये कहता है देखो साहब, बात ये है, पैसे तो मैं ले आऊँगा, लगा भी दूंगा, आप एक काम करो, मेरे को तो क्या है, आप ऐसे मत करो, इसको मेंटेन मैं करूँगा, दूंगा नहीं आपको, दूंगा नहीं, इसको मेंटेन करूँगा मैं जब तक आप मेरे पूरे पैसे नहीं चुका दोगे। लेकिन आप ऐसा करना, हर साल मेरे को किस्तें दे देना जब तक मेरी कॉस्ट वसूल नहीं हो, फिक्स्ड किस्त। भाई 20 साल के लिए गया और 2 करोड़ रुपए हुआ, तो उस हिसाब से मेरे को हर साल आप एक सर्टेन अमाउंट दे देना, मतलब इसमें सब ब्याज बट्टा और इनिशियल कॉस्ट निकल जाए, जैसे किस्तें जो होती हैं अपनी, तो ऐसा समझ लीजिए। तो उसको बोलते हैं बॉट, BOT,
बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर एन्युइटी मॉडल, और पुराने वाले जो मॉडल जो मैंने बीओटी वाला जिसमें ये कहते हैं टोल से वसूलूंगा, तो उसको बोलते हैं बीओटी टोल मॉडल। पैसे लेने का तरीका, मतलब आप समझ गए ना कि जब फाइनेंस होता है, ये जो ठेकेदार बनाता है तो उसके पैसे लग गए, तो अब रिकवरी कैसे होगी पैसे की, यानी उसको रिटर्न कैसे आएगा। इसीलिए आपको पता है ना, टोल वाले है ना झगड़ा करने पे उदारू हो जाते हैं अगर आप बच के निकलने की कोशिश करें, लठैत रखते हैं वहाँ पे। तो इसलिए जो मैं आपको, इसीलिए टोल पे बहुत बार झगड़े होते हैं, मैं तो फ्री में जाऊँगा, कोई कहता है मैं फ्री में जाऊँगा, वो कहता नहीं जा सकते, आप तो एलिजिबल ही नहीं हो। तो ये जो झगड़े होते हैं ना, वो इसलिए कि उसका पैसा लगा हुआ है भाई, उसने पैसा लगाया। अगर आप वो ऐसा हर आदमी बिना टोल लिए दिए चला जाएगा तो उसको तो नुकसान हो गया ना। ये चीज़ तीसरा जो मॉडल है ना, उसमें ये क्या कहते हैं कि भाई मैं, दिक्कत है ना इसमें भी टोल वाले में, हम इनिशियल पैसे लाऊं और 20 साल तक इंतज़ार करूं। तो क्या हुआ कि लोगों ने, ठेकेदारों ने ये रोड का कंस्ट्रक्शन ही बंद कर दिया। बोले नहीं करते हम तो बिडिंग नहीं करते, इतने बड़ा रिस्क है यार, ये पता नहीं सरकार के पास बजट आएगा या साल भर में देगी, 2 साल में देगी, इनिशियल सारा रिस्क हमारा, भाई पैसा लिया है हमें, अब मेरी तो किस्तें चालू हो जाएंगी, बैंक से पैसा लेके आएंगे, बाजार से उठाएंगे, तो मेरी तो किस्तें चालू हो गई। अब क्या करूं? तो सरकार तो देगी मेरे को हर साल थोड़ा थोड़ा, मेरे तो पता नहीं कब तक, रिस्क तो मेरी, अरे तो मेरा प्रोजेक्ट तो मेरे गले में पड़ा हुआ है ना, ये इससे फ्री हो जाऊं तो दूसरी जगह जाके दूसरा काम करूं। एक ही मकान में अटका रहूंगा क्या, एक ही रोड पे अटका रहूंगा क्या? मकान मतलब वो उदाहरण में अपने। तो अब क्या है, ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, सरकार ने कहा हैम मॉडल चला दो। अब हैम क्या? हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल। वो जो 2 मॉडल, ईपीसी मॉडल है वो, और ये जो आपका टोल मॉडल है, टोल नहीं एन्युइटी मॉडल है, जिसमें हर साल आपको एक फिक्स अमाउंट देते हैं वो। तो वो ये करती है, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 40% सरकार पहले रिलीज़ कर देती, ये लो भाई, और 60% के लिए कहती तू ले आ यार, हम तेरे को हर साल ये 60% जो बचा ना, 60% तेरा बचा ना, 40 तो दे ही दिया हमने बनाने का, अब इसमें जो 60% बचा ना, इस 60% से को हम तेरे को किस्तों में दे देंगे। पूरा क्यों नहीं दे रहे? अरे पूरा ही होता तो सरकार खुद ही कर लेती ना काम, पूरे पैसे होते तो 40% दे देती है। तो ये हैम मॉडल है। तो हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल, हाइब्रिड का मतलब संकर, जैसे वो गाय में से होती ना, एक संकर गाय है, एक संकर भैंस है ना, हाइब्रिड वो वाला। तो दोनों का मिक्स, ईपीसी और टोल एन्युइटी मॉडल का मिक्स। तो ये तो हुई सारा आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ना उसकी बात। अब आप कंपनी की बात करते हैं, तो कंपनी जो है ना, ये तीनों मॉडल में अवेलेबल है, मतलब ये तीनों मॉडल करती है, लेकिन ज़्यादातर ये जो करती है ना, तो टोल मॉडल करती है, और ये जो आपका हैम मॉडल है, हैम मॉडल बड़ा चल रहा है। तो इसकी भी, अशोका बिल्डकॉन के भी 2 कंपनियां हैं अंदर। एक अशोका बिल्डकॉन अपने खुद के नाम से लेती है कॉन्ट्रैक्ट्स, और एक एसबीआई मैक्वायरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उसके साथ इसका एक जॉइंट वेंचर है, वो एसीएल के नाम, अशोका कंसेशन लिमिटेड। तो दूसरी कंपनी ये इन्होंने बना रखी है, और उनके नाम से ये ठेके लेती है। पैसा कैसे आता है इनके पास? सरकार से आता है, तो ये आपने देख ही लिया। तो इनके जो मेजर वर्टिकल्स है ना, वो रोड और पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में। तो इनकी टोटल रेवेन्यू जो आती है ना, तो 54% तो रोड कंस्ट्रक्शन से आती है। तो मतलब रोड्स में मास्टर हैं ये, तो रोड बनाने में मास्टर हैं। और जो दूसरा आता है ना, वो पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पावर की लाइनें बिछाने में, वो उसमें इनका 36% रेवेन्यू का 36% हिस्सा आता है। भारत के ये वेस्ट और साउथ में ज़्यादा काम करते हैं, भारत के पश्चिमी भाग में और साउथ में। तो जो इनका रेवेन्यू है वो पश्चिमी भारत से वो 46% आता है, और 21% साउथ से आता है। स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ से इनका 52% रेवेन्यू आता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से 24% रेवेन्यू आता है। अच्छी बात क्या है, 40-45 साल का इनका अनुभव है, और मतलब वेल एंट्रेंस्ड है इस सेक्टर में, सब आगे पीछे सब जानते हैं, और 14,000 किलोमीटर रोड बना चुके हैं। अच्छी कंपनी लग रही है, हाँ अच्छी कंपनी है। अगर हम कुछ और बातों पे विचार करें, उसके बाद हम ये डिसाइड करें कि अच्छी कंपनी है या उतनी अच्छी नहीं है। देखिए है क्या दिक्कत, कि ये जो है ना, ये कैपिटल इंटेंसिव, मतलब वर्किंग कैपिटल बहुत चाहिए, बड़ी वर्किंग कैपिटल चाहिए। आप
हर जगह आपको प्रोजेक्ट, जितना बड़ा प्रोजेक्ट आप लोगे उतनी वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो इनका जो डेट इक्विटी रेशियो है ना वो 1.96 है, यानी कि जितना इनकी इक्विटी है ना उसके 1.96 टाइम्स इनका डेट है। करीब करीब 100 रुपये इनकी जेब में खुद के और 200 रुपये को उधार है। अब एक दुकान है, एक दुकानदार ने सामान खरीद के लेके आया, सेल हो रही है, फिर उसने क्या किया, अरे और ले लो यार, और ले लेते बैंक से उधार, माल भर लिया। कितना उधार ले आया बैंक से, 200 रुपये और लिया, तो टोटल 300 रुपये हो गए उसके पास। 300 रुपये के हिसाब से माल बेच रहा है। अब मान लीजिए माल नहीं बिका, बैंक कह देगा हाँ भाई माफ़ किया तेरे को, कह देगा क्या? अरे बैंक तो पैसा लेगा अपना, वो माल बेच के भी लेगा। ये सबसे बड़ी मुसीबत है। ये जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज है ना, स्पेशली ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, ये गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। बिना जान पहचान के, बिना दाएं बाएं किए आसानी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है। और सब सरकारों को चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए। तो क्या है अंदर की बात, कितने दिन तक आप उस सरकार के आंखों के तारे रहेंगे और कब दूसरी सरकार पलटते ही या उसी सरकार के नज़रों से उतर जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। एक तो डेट है ही, डेट तो है ही, उसके बाद प्रोजेक्ट का जो है ना सर्टेनिटी नहीं है कि आप बिडिंग करो और फिर मान लीजिए आपने घटिया बिडिंग में क्या होता है, आप लोएस्ट कॉस्ट वाला काम चलता है, तो लोएस्ट कॉस्ट में आपने घटिया कंस्ट्रक्शन कर दिया और कुछ और टूट गया पुल और कुछ लोग मर गए, तो फिर पब्लिक प्रेशर इतना होता है कि आदमी की हालत ख़राब हो जाती है। और क्या रिस्क है, देखिए कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है इसका, कंपनी का कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। ये क्या करते हैं, जब भी टोल वाली कंपनी बनाते हैं ना तो उसका नाम रख देते हैं, वो एक नई कंपनी बना देते हैं। ऐसा क्यों है? वो इसलिए है, उसको एसपीवी बोलते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल। और कॉम्प्लिकेशन में जाइए, आप समझिए कि जो रोड है ना तो वो अपने बेटे के नाम से ठेका ले लेते हैं, एक बेटा बना लेते हैं कोई और उस बेटे के नाम से वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है कि कर्जा जो है ना वो बेटे के नाम से रहे, बाप के नाम से नहीं। कंबाइंड तो आपके नाम है, कंबाइंड जो है आपका और बेटे का, मैं कंबाइंड कर दूं, अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें तब तो आपके माथे भी मंड रहा है वो। लेकिन इंडिविजुअली अगर खाली अशोका बिल्डकॉन का स्टैंड अलोन अगर मैं देखूं तो वहाँ पर आपका कर्जा उतना नहीं दिखाई देता। फिर क्या करता है, टोल चल रहा है, टोल मिला नहीं मिला, आज ये हो गया, फिर लड़ाई झगड़े फसाद, किसी की ज़मीन के ऊपर से आपने रोड गुजार, वो आपने किसी किसान के खेत में से सरकार ने कह दिया आप तो रोड गुजार लो, आप तो कर लो इसको कंस्ट्रक्शन, और उधर क्या हुआ, उसने केस कर दिया, कोई स्टे आ गया, तो प्रोजेक्ट डिलेज है, ये है, बहुत चक्कर है। मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इनका कंपनी का स्ट्रक्चर है। खैर, इसके बाद क्या है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है ना वो 6,800 करोड़ से 6800 करोड़ का मार्केट कैप है। और ROE जो है ना 23% है, जो आपको अच्छी लगती है। ROE 23% अच्छा लगता है, लेकिन ये लेवरेज्ड कंपनी है। तो एक ड्यूपॉन्ट एनालिसिस होता है, आप में से जो लोग मैनेजमेंट या कॉमर्स पढ़े हुए हों शायद उन्होंने पढ़ा हो ये, तो वहाँ पर एक फैक्टर कि आपका ROE कहाँ से आ रहा है, तो ये लेवरेज से आ रहा है। इसके बारे में, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी हमारा एक प्लान है कि कुछ समय बाद हम ये फंडामेंटल एनालिसिस भी बताएं आपको कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है कंपनीज़ का, और बहुत ही वो भी हम सरल भाषा में लाएंगे, बिल्कुल सरल भाषा में, डे टू डे की भाषा में, जिस पे हर गृहिणी भी समझ जाए जिसको, और एक मैनेजमेंट का जो स्टूडेंट जिसने अभी एंट्री ली है वो भी समझ जाए, एक शॉपकीपर जो सज्जन है वो भी समझ जाए, एक ऑफिस में काम करते हैं कोई जो, वो भी समझ जाएं। हाँ, बहुत आसानी से समझाएंगे। खैर, तो ड्यूपॉन्ट एनालिसिस तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब एक लाइन की जो बात ये है कि ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है कि इनका लेवरेज से ROE आ रहा है। फिर अब मैं शेयर की परफॉर्मेंस की बात बताता हूँ। 2010 एंड में इनका IPO आया तो करीब करीब 14 साल हमारे को हो गए। तो जनवरी का इनका जो भाव था ना, शेयर का भाव, वो 70 रुपये था, लगभग बता रहा हूँ मैं, जनवरी 2010 का। और अभी जो
जनवरी या दिसंबर का जो पीक इन्होंने लगाया वो 300-305 का ऑल टाइम हाई लगाया, वो बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी के बाद। तो ये 14 सालों में जो इनका शेयर का रिटर्न है ना, वो 11% आता है। 10.75 से 11%, रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ। इस टाइम में निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया? निफ्टी ने, अगर आप डेटा चेक करेंगे तो 6,6200-6300 उस टाइम था जनवरी 2010 में, और आज 23,000 के आसपास मान लूँ अगर मैं, तो निफ्टी ने भी 10.25% रिटर्न दे दिया। आपने 11% दे दिया, निफ्टी ने 10.25 दे दिया, तो मैं ऐसी मुसीबत क्यों लूँ? मैं निफ्टी ETF ही डाल लूँगा, मैं निफ्टी का भी कोई शेयर ले लेता। भाई आपने मुझे इतना क्या मेरे ऊपर एहसान कर दिया आपने परफॉर्म करके। कंपनी का जब मैं रिस्क लेता हूँ, जो भी शेयर मैं खरीदता हूँ तो मैं रिस्क लेता हूँ नीचे जाने का, कि भाव नीचे चला जाएगा, तो उसी हिसाब से मैं रिटर्न भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि नीचे जाने का रिस्क मैं लेता हूँ। तो लेकिन ये बात तो सही है कि कंपनी का शेयर नीचे जा सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद ये है कि थोड़े टाइम बाद इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि मैं आगे इसकी जो है ये गिरने को सहन कर लूँगा और आगे बढ़ेगा। देखना ये शेयर 10 गुना हो जाएगा, 15 गुना हो जाएगा। लेकिन इसने तो निफ्टी जैसा रिटर्न दिया है, और वो भी तेज़ी के मार्केट में। अभी तो ये मैं ऑल टाइम हाई से कंपेयर करके बता रहा हूँ आपको। शेयर का जो परफॉर्मेंस है मैं ऑल टाइम हाई के परफॉर्मेंस से बता रहा हूँ। मैंने निफ्टी का ऑल टाइम हाई नहीं लिया है, निफ्टी का तो मैं 22-23 हज़ार का ही आप खुद कैलकुलेशन करके देख सकते हैं इस चीज़ को, कि इसका रिटर्न 2010 से, मतलब 14 साल में ऐसा कोई रिटर्न नहीं है। निफ्टी जितना रिटर्न नहीं है, निफ्टी से कम है, वो भी बाज़ार की तेज़ी के बाद, इतनी तेज़ी के बाद। और बाज़ार में अगर मंदी, जैसे आजकल बाज़ार कटे पेड़ की तरह गिर रहा है, वैसे अगर ऐसा हो गया तो पता नहीं इसका भाव क्या होगा। कंपनी में देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी का कोई काम नहीं चलेगा या कंपनी बंद हो जाएगी या इसको ठेके नहीं मिलेंगे। इतनी बड़ी कंपनी हो गई है, 6800 करोड़ की कंपनी हो गई है, तो कंपनी चलनी चाहिए। लेकिन मैंने जो आपको ये रिस्क जो बताया है ना, आप ये सोच लीजिए, क्या इससे बेटर कंपनीज बाजार में अवेलेबल नहीं है क्या? कोई यही मिली कंपनी क्या आपको कि 10% का रिटर्न चाहिए क्या? 6% तो आपको, 6.25% तो वहीं आपको FD में मिल जाएगा। फिर 4% के लिए इतनी माथा पड़ी, और डिविडेंड देती नहीं है। और डिविडेंड कहाँ से देगी भाई? डिविडेंड तो जब देगी ना जब मेरा खुद का पेट भरेगा, जब भी तो मैं डोनेट करूंगा। मेरा खुद का ही पेट अभी नहीं भरा हुआ, मेरे को तो काम काज के लिए पैसे चाहिए, तो मैं कहाँ से आपको डोनेशन के लिए सोचूंगा? तो डिविडेंड कहाँ से देगी कंपनी? इतनी तो वर्किंग कैपिटल चाहिए इनको। तो ये इसमें, इस कंपनी में रिस्क है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की हर कंपनी में, जब भी किसी कंपनी का आप एनालिसिस करें तो आप इसी तरीके से करिए। आप कहने सुनने से मत करिए, किसी के कहने से मत कीजिए कि उसने मुझे कहा है और ये कंपनी अच्छी और ये चलेगी। हाँ, भारत की ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, भारत में रोड, स्पोर्ट्स, ब्रिजेस बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, बट भारत की ग्रोथ होगी ना। अब मैं तो शेयर बाजार का आदमी हूँ, मुझे तो शेयर, अगर मैंने अशोका बिल्डकॉन का खरीद लिया तो जितनी अशोका बिल्डकॉन की ग्रोथ होगी उतनी तो मेरी ग्रोथ होगी। जितना इसका शेयर का भाव बढ़ेगा उतना ही तो मेरा रिटर्न आएगा। मेरा कहाँ से अधिकतर रिटर्न आ जाएगा? भारत का नागरिक तो मैं हूँ, मैं एंजॉय करूँगा भारत की समृद्धि को। बात जो समझने की है ना, जो बार बार मैं आपको बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब हम बिजनेस मॉडल समझते हैं या हम कंपनी के कारोबार या कामकाज को समझते हैं, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, कितना जितना रिटर्न मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मल्टीबैगर हो जाएगा क्या ये। तो ये रही आज की प्रस्तुति अशोका बिल्डकॉन के बारे में। आपको कैसा लगा ये हमारी ये प्रस्तुति, आपको कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।